नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस देश में जो बहुमुखी बना देते हैं और उसी के आधार पर आपको इस तरह से मदमस्त और खुश कर देते हैं कि आपका दिल करता है बल्ले बल्ले। जी हाँ, सरस्वती और लक्ष्मी है इन पर मेहरबान, बोलने में है हीरो, दिखने में है साइज जीरो। हमारे साथ हैं नेता, अभिनेता, कवि, लेखक, सब कुछ ऑल इन वन कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जी, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने चिट्ठी को तार बनाने की कला कहां से सीखी? मैं एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ और वहां जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती हैं वो चबूतरे से शुरू होती हैं, घर से शुरू होती हैं। उसके लिए किसी आपको इंस्टीट्यूट में जाना नहीं पड़ता। और अध्यापक का बेटा हूं तो वहां जमघट लगा रहता था पढ़ने लिखने वालों का। और एक हिंदी में शब्द है उपनिषद। उपनिषद का मतलब यह है पास बैठकर सीखना। अब तो कम्युनिकेशन ने सब तोड़ दिया है। घर में 4 लोग हैं और 6 मोबाइल हैं, 5 टीवी हैं, सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दूसरी तरफ का आदमी बात कर रहा है आपसे। तो हम जिस संयुक्त परिवार में हुए, वहां चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, बुआ, और शहर में पिताजी के सारे दोस्त या तो चाचा हैं या ताऊ हैं। तो इतना सारा कम्युनिकेशन अंदर आ गया कि मैन टू मैन मार्किंग का जो कम्युनिकेशन है कि 10,000 की भीड़ है, उसमें आखिरी वाला जो सेक्शन है उसके लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, उनके लोगों के रिएक्शंस क्या हैं। तो ये सतत प्रोसेस में आया है और इसमें कुछ ईश्वर की कृपा भी है। मैं मानता हूं कि ये कोई उससे हो नहीं सकता। जब तक भगवान ने मेहरबान ना हो तब तक मुझ जैसा गधा पहलवान हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, गधा पहलवान। लेकिन हम कतई नहीं मानते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। लेकिन हम आपकी उस प्रतिभा तक जाएं, उससे जुड़े सवाल पूछें कि कुमार विश्वास ने पिछले 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर क्या क्या अचीव किया। उससे पहले मैं एक जलते प्रश्न की तरफ आऊंगा जिसको दी बर्निंग क्वेश्चन आज का माना जा रहा है। आपकी आदत है, आप मानेंगे भी नहीं। जी हाँ, मैं मानूंगा नहीं। मुझे बताइए, कुमार विश्वास आज उन लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे। कुमार विश्वास जिसकी कश्मीर पर कविता सुनकर, जिस पर देशभक्ति की कविता सुनकर लोग भाव विभोर उठते थे, मतलब रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे, आज उस आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं जो जेएनयू के उन छात्रों को निर्दोष बताने पर तुली हुई है जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, जिस समय ये घटना हुई, किसी भी पॉलिटिकल क्लास के किसी भी पॉलिटिकल लीडर का पहला कमेंट मेरा था कि किसी की हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान की धरती पर भारत माता के खिलाफ नारा लगाने वाला। और ऐसे लोगों को तुरंत बंद करिए। ये भारतीय इंटेलिजेंस, दिल्ली की आदरणीय बस्ती जी की पुलिस, गृह मंत्री का साफ फेलियर है कि ना तो ये बाहर से आते वाले आतंकवादियों को पठानकोट में इंगित कर पाते कि कौन घुसने वाला है, ना ही जेएनयू के उन चंद लफंगों को ढूंढ के सजा दे पाते जिन्होंने भारत मां के खिलाफ नारा लगाया। लेकिन अगर उन चंद लफंगों की आड़ में ये सोचेंगे कि विश्वविद्यालयों का भगवाकरण कर दें या विश्वविद्यालय में अपनी स्थितियां चला लें, या येल से डिग्री लाई आदरणीय ये सोच लें कि मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी चलेगी, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। अगर आप में हिम्मत है और आप ठीक हो तो उन्हें पकड़िए, सीखचों में बंद करिए, जो सबसे बड़ी सजा हो वो लड़कों को दीजिए जिन्होंने वहां नारा। आपके रहते चक कैसे गया? दिल्ली में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां आपकी सरकार है, आपके अंडर में है, आपको इतना पता नहीं चल पाया आपकी आईबी क्या कर रही है? हमारी जासूसी कराने के अलावा जरा देश के दरिंदों की भी जासूसी कराइए, जरा पता कराइए वो कौन लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने की। और इन 4 लफंगों के कह देने से भारत के टुकड़े हो जाते हैं? इनके 4 नारे लगाने से इनको पकड़िए, जेल में बंद करिए। आज तक पता नहीं है, इधर उधर की बातचीत बयानबाजी चल रही है। देखिए, इनका धर्म का चक्कर चला नहीं, इनका गाय का चक्कर चला नहीं। अब ये क्या करने वाले, एक राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट की दुकान खोलने वाले हैं। अरे कंधार जाके आतंकवादियों को छोड़ने वाले, और पीडीपी में अपनी बुआ जी से तो पूछो कि अफजल क्या है। हम तो कह रहे हैं अफजल देशद्रोही था, देश की सरकार ने न्याय किया, देश के कानून ने न्याय किया, उसको फांसी लगी, बिल्कुल ठीक हुआ, साक्ष्य उसे अवसर मिला। भारतीय न्याय पद्धति के अनुसार अफजल गुरु को अवसर दिया गया अपनी बात कहने का। उसके बाद संसद के विस्फोट में उनको अपराधी पाया गया, उसको सजा मिल गई। लेकिन जरा पीडीपी में जिनके चरणों में जाके सरकार बनाने के लिए आज भी गिड़गिड़ा रहे हो, वहां तो पूछिए। और आखिरी बात मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये मुझे अपने कलेजे पे हाथ रख के हिंदुस्तानी और भारतीय बताएं, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुमना ऋग्वेद से गाने वाले लोग मुझे बताएं कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कहा एक ध्वज एक निशान एक संविधान, उनकी आत्मा के ऊपर प्रहार करते हुए 2 ध्वजों के नीचे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए बैठे थे कि बैठे थे श्रीनगर में। आपने अपने मूल सिद्धांत का ही सौदा कर दिया। और आज जुम्मे के दिन श्रीनगर में भारत के विरोधी नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद होता है, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, गृह मंत्री वहां आपका, उप मुख्यमंत्री आपका। किसने आपको रोका है कि आपने गिरफ्तार करिए और जो गिरफ्तारी से बचे उसमें गोली मारी है? किसने रोका भारतीय फौजों को? आप आदेश दीजिए, पर यह हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। लेकिन कुमार जी, यहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बाकी लोग समर्थन कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जेएनयू को भी आप लोग कश्मीर बनाना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, आजादी।
जो कश्मीर में चलता है, सबको पता है वहां मेरे लीडर ने अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एनी सर्कमस्टांसेस एनी प्लेस इन इंडिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत विरोधी नारा, उन्हें पकड़िए और तुरंत गिरफ्तार करिए। ये तो नहीं चला जितने कम चेहरों ने, बाकी चल। हाँ, उन्होंने कहा निर्दोष छात्रों को आप नहीं फंसा सकते। ये तो गृहमंत्री भी कह रहे हैं। नहीं तो गृहमंत्री सिर्फ बोल रहे हैं, गृहमंत्री को एक्ट करना है। भाई किसने मना कर रखा है? ओबामा से आदेश लोगे कि पुतिन से आदेश लोगे? जाओ गिरफ्तार करो, अगर वहां पहुंचो, अंदर पहुंचाओ पुलिस को। जिसने नारा लगाया है, वीडियो एविडेंस है, फोटो मौजूद है, आवाजें मौजूद है, वॉइस सैंपलिंग मौजूद है। मेरे फोन टेप कराते हो, एक बार जरा उनको भी पकड़ लो जिन्होंने नारा लगाया। इधर उधर क्यों हाथ पैर मार रहे हो? क्योंकि देश भर में माहौल बनाना है इनको। विकास के मुद्दे पे तो फेल हो गए। विकास की डिलीवरी तो 9 महीने क्या 2 साल बीत गए, आज तक नहीं हो पाई बेचारा। अधिक मास का बच्चा हो गया, विकास आज तक पैदा नहीं हो पा रहा। सेंसेक्स नीचे फ्लॉप हो गया, डॉलर 70 पर आ गया। विदेश नीतियों में हालत आपकी ये हो गई कि भगवान शंकर का देश, हमारे कुबेर का देश नेपाल जो हमारा छोटा भाई था, वो चीन की प्रशंसा कर रहा है। विदेश नीति में आपकी यह हाल हो गई कि जिस समय पठानकोट में लेफ्टिनेंट निरंजन की हत्या का षड्यंत्र आतंकवादी रच रहे थे, उसी समय देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती के सिर पर हाथ फेरकर कश्मीरी चाय छुड़क रहे थे। अरे हद हो गई, आपको किसने बुलाया था भाई? वहां आपको जाना ही था तो नेपाल जाते, उन्हें गले लगाते, वो मेरा भाई है। इस पाकिस्तान को क्यों लगाने वाले हो? कुत्ते की पूंछ आज तक सीधी हुई है क्या? 12 साल निकालो, 14 साल निकालो, टेढ़ी निकलेगी। आप बिल्कुल यू टर्न मार गए अपने सोच से। तो ये जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ये है जैसे एक फर्जी धर्मनिरपेक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में जहां से मैं आता हूं, वहां पहले गैसे गणेश पढ़ाया जाता था, फिर वहां धर्मनिरपेक्ष आए तथाकथित फर्जी। उन्होंने कहा गणेश तो सांप्रदायिक हिंदुओं का देवता है, तो उन्होंने गैसे गधा बनाया कि गैसे गधा छपेगा। तब मुझे पता चला कि गधा धर्मनिरपेक्ष है और गणेश सांप्रदायिक है। तो वो फर्जी धर्मनिरपेक्ष है और ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। मूल विषयों से ध्यान भटाने की दोनों की योजना। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि 2 बातें ट्विटर पर आपको आम आदमी पार्टी में देखने को मिल जाएंगी। कन्हैया निर्दोष है, कन्हैया को क्यों पकड़ा? अरे भाई, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। 2 बार पटियाला हाउस कोर्ट ने बाकायदा उसकी रिमांड दी है पुलिस को। आप मुझे बताइए, आप लोग उसको क्लीन चिट देने पर क्यों तुले हुए? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमने एक क्लीन चिट नहीं दी। अगर आपने दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, जैसे मेरे खिलाफ एक दिल्ली पुलिस ने केस बनाया जिसमें अरविंद केजरीवाल के घर के आगे नृत्य किया पानी में भीगते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस वालों ने, उसके बाद क्लीन चिट मिल गई। साहब इसमें कुछ भी नहीं निकला। तो जैसे जब जल्दी थी ये कहने की कुमार विश्वास तो चरित्रहीन है, कुमार विश्वास तो खराब है, तो ऐसी क्या जल्दी है? अगर आपने कन्हैया को पकड़ा, उसके भाषण ट्विटर पर है, उसके भाषण फेसबुक पर है, वो लोकप्रिय नेता, चलो जैसा भी है, आप 1 सेकंड में बताइए ये बात है, ये मेल है, ये फला है, सेडिशन का चार्ज है, आप रखिए, उसके बाद कोई इसके लिए नहीं बोलेगा। मैं तो कहता हूं जिसने वो लीड किया, क्या तो उनका नाम है, खालिद उमर, जो भी है वो, उमर खालिद, जिसने भी वो लीड किया, वो शिकंजे से बाहर कैसे है? क्या पुलिस इतनी नाकारा हो गई है? क्या बस्ती साहब की सारी पुलिस केवल सैल्यूट मारने में और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे छोड़ने के लिए है? अरे आप में हिम्मत है तो करिए ना गिरफ्तार, कौन मौन है? हम आपको फूल देने के लिए जाएंगे। मैं बस्ती साहब आपको फूल गुलदस्ता भेजूंगा अगर आप खालिद उमर को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेजें, क्योंकि इस देश में भारत माता के खिलाफ नारा लग जाए और उसके बाद इसी देश की सरजमीन पर वो आदमी पानी पी के जिंदा रह जाए बिना शिक्षा में जाए हुए, ये तो मेरे देश की प्रभुसत्ता का अपमान है, ये मेरी सॉवरेंटी का अपमान है। और उसकी रक्षा के लिए गृह मंत्री है, उसकी रक्षा के लिए पुलिस है जो अपना काम नहीं कर रही। एक जनरल परसेप्शन है कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट जो है नक्सलियों का गढ़ हो गए। 3 साल से वहां पर अफजल गुरु को महिमा मंडित करते हुए, मकबूल भट्ट को महिमा मंडित करते हुए कार्यक्रम हो रहे हैं। यहां तक खबरें छपी कि दंतेवाड़ा में जब मसाकर हुआ भारतीय सुरक्षा बल के जवानों का, मां भारती के जवानों का, तो वहां पर बाकायदा आतिशबाजी फोड़ी गई। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे यूनिवर्सिटीज में ये देखने की, ये पता करने की जरूरत है आखिर ये रोग इनमें लग क्यों? निश्चित रूप से भारतीय इंटेलिजेंस का फेलियर है और देश के शिक्षा मंत्री का फेलियर है। अगर वो एक इंस्टीट्यूट में ढंग से नहीं कर पा रही है कि कौन क्या है, अगर किसी ने ऐसा करा है तो वो जेल में क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए दीपक जी, 2 साल हो गए, 2 साल में अगर किसी इंस्टीट्यूट में, लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आने वाले प्रोफेसर नामवर सिंह की सारी आलोचना की क्षमताओं को मैं खारिज कर दूंगा? क्या जवाहरलाल से आने वाले रोमिला थापर को खारिज कर दूंगा? आर.एस. शर्मा को सब जानते हैं मैं दक्षिणपंथी विचार का व्यक्ति हूं, सब जानते हैं मैं सेंटर टू राइट हूं, लेकिन क्या मैं नामवर सिंह जी के चरण छूने बंद कर दूंगा? महान आलोचक है, हिंदी को बड़ी आलोचना दी है। क्या मैं रोमिला थापर के योगदान को मना कर दूंगा? मैं राम शर्मा जी के योगदान को मना कर दूंगा? मैं फिर कह रहा हूं, मां भारती के विरुद्ध नारा लगाने वाले 5 लफंगों को आधार बनाकर और उन्हें ना पकड़ने की अपनी नाकामी छुपाने के कारण और 2 साल के फेलियर के कारण अगर आप चाहोगे कि पूरे जेएनयू को देशद्रोही पेंट कर दो, तो आपकी इन नौटंकियों को देश समझता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसे घर के भेदी जेएनयू में थे?
निश्चित रूप से छात्र जैसे उमर खालिद, जिन्होंने बकायदा अफजल गुरु की फांसी को महिमा मंडित करने के लिए एक सांस्कृतिक संध्या का नाम लेकर पोस्टर छपवाया और उस पोस्टर में यह भी लिखा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीर के लिए यह जंग है। देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, भारत की जन्म कुंडली में ऐसे जयचंद और विभीषण हैं। और मैं आपको बता दूं दीपक जी, विभीषण राम भक्त थे, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विश्व विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। वो ना होते तो शायद इतनी सुभीते के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम न जीत पाते। लेकिन हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास और संस्कृति में हजारों वर्ष से हम हैं। विभीषण वहां के राजा हुए, राम के भक्त हैं, उनको गले लगाकर भगवान ने कहा कि तुम मुझे भरत जैसे ही प्रिय हो, तुम वही प्रिय भरत सम भाई। उनके लिए भी कहा जैसा हनुमान के लिए कहा। आज तक किसी मां ने अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा। हम देशद्रोह से इतनी घृणा करते हैं, हम एक बार अपना धर्म छोड़ सकते हैं, देश नहीं छोड़ सकते हैं। अब मैं कुछ आपके राज खोलने जा रहा हूं। बिल्कुल खोल। मुझे बताइए, कुमार विश्वास इस देश के सबसे महंगे कवि हैं? नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, आप लोग ये अफवाह फैलाते हैं। महंगा अफवाह नहीं फैलाते हैं। अब आपके हकीकत है। आज के प्रोग्राम में आप ही कुछ नहीं दे रहे मुझे, न चेक दे रहे, न कुछ दे रहे, कविता और सुन लेंगे आप। महंगा हो गया। मेरी व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ गई हैं, और जब व्यस्तताएं बढ़ी 2010 में, तो 2010 में मैं जितने पैसे लेता था, लाख रुपए के आसपास, 75,000 के आसपास, तो मैंने सोचा कि मैं 20 प्रोग्राम करता हूं, 15 प्रोग्राम करता हूं, 10 करता हूं, इन्हें कम करके 3 कर दूं। तो मैंने ज्यादा मांगने शुरू कर दिए कि भाई ज्यादा दे दो, मैं कमाऊंगा। लोगों ने देने शुरू कर दिए। तो कितना लेते हैं आप एक कवि में? अरुण, आप जानना चाहेंगे ना? अरुण जेटली जी को पता है मैं कितना लेता हूं। हाँ, अरुण जेटली जी को सब पता है मैं कितना लेता हूं। सीबीडीटी वालों को भी पता होगा, इनकम टैक्स वालों को पता है। और देखिए कितने अच्छे, मेरा कितना ध्यान रखती है सरकार कि कविता सुनाना जो है वो सर्विस टैक्स में नहीं था। मैं अपने सीए से हर बार पूछता था, भाई सर्विस टैक्स तो नहीं है, देख लो, बना लो, कुछ कर लो। उसने कहा नहीं जी, वो सर्विस टैक्स में नहीं है। हमने फॉर्म देख लिए कौन कौन सी हैं। इसी जून में सरकार ने बड़ी कृपा की कि उन्होंने कहा कि पोइट्री सुनाना विद और विदाउट म्यूजिक, नाउ दिस इज सर्विस टैक्स भी इस पे लगेगा। और उसने लिखा है कि 1 लाख रुपए से ऊपर वाले पे लगेगा, यानी कि मेरा नाम ही लिख देते सीधा कि कुमार विश्वास पे लगेगा। इनकम टैक्स वाले भी घूमेंगे आपके पीछे। हाँ, आप तो बच के रहना, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के हैं। नहीं, वो तो पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मेरे पर रेड हुई थी। बेचारे लगे रहे 2 दिन, उन्हें कुछ मिला नहीं। 2 पुरानी गजलें मिली, बड़ा काम आई, मैं आजकल सुना रहा हूं। तो अब भी स्वागत है, जब भी वो आए, लगातार आए। और मेरा रिफंड ही पड़ा रहता है, मुझे देना लेना कुछ नहीं। हालांकि जब जेटली जी जिस दिन चाहेंगे, जिस दिन भी ऐसा लगेगा उन्हें कि अब इसे तंग किया जाए, वो कर भी सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें सारे प्रकार के प्रहारों के लिए। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। वाह कुमार जी, लोग कहते हैं कि आप बड़े कलाकार हैं। कलाकार इसलिए क्योंकि लोग आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं, आप हिंदी के दोहे सुना देते हैं। हिंदी में सवाल पूछते हैं, आप संस्कृत की कविताएं गा देते हैं। संस्कृत में पूछते हैं, आप किसी और लैंग्वेज पे चले जाते हैं। तो ये चक्कर क्या है इतनी भाषाओं के विद्वान होने का? नहीं, कोई ऐसा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है। ये समय ऐसा है कि यहां अधिक विद्वत लोग या तो अग्रिम पंक्ति में नहीं है या है नहीं लोग बाग। जैसे राजनीति में और राजनीति की भाषा में जो मेरे रोल मॉडल हैं, उनकी सहजता ही उन्हें इतना लोकप्रिय बनाती रही है। वो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने उनके बहुत भाषण सुने, मैंने उनकी रैलियां सुनी। मैं जाता था, जब मैं अपने कस्बे में रहता था, वो हापुड़ भाषण देने आए, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, वो मेरठ वैशाली मैदान में आए, मैं उन्हें सुनने के लिए गया। मुझे वो समय भी याद है कि जब पहली बार जनता पार्टी जीती तो रेडियो पर उनका भाषण आया और उन्होंने रामलीला मैदान में कहा कि इस देश की जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। उनके एक हाथ उठाने पर जो तालियां बजती थीं और जो लोगों में उत्साह आता था, तो उनकी जो सर्वप्रियता थी कि वो अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ही प्रिय लगते थे, वो मेरा एक वो है। और जो मुझे स्मृति में याद आ जाता है उसे मैं बोलता हूं। और मैं आज की डेट में भी बिना पढ़े नहीं सोता हूं। रात को मुझे जब तक मैं 50-60 पेज अंदर ना उतार लूं तब तक नींद नहीं आती है। तो अंदर जाता रहता है, पकता रहता है और समय और अवसर पर आता रहता है बाहर। आपने अटल जी की बात की और मुझे लगता है कि भाषण कला में बहुत चंद ही भारतीय पार्लियामेंट या फिर पूरे देश में ऐसे लोग देखने को मिले होंगे। आपको कौन सी अटल जी की ऐसी लाइनें हैं भाषण की जो आज तक याद हैं, जो आपने सुनी हो बहुत पहले? अटल जी की एक लाइन ऐसी है जो मुझे खुद से बहुत सामने लगती है और मैं अक्सर, तो मुझे अक्सर लेकिन अटल जी के अंदाज में हाँ, भाजपा के दोस्त मिलते हैं मुझे कांग्रेस के दोस्त मिलते हैं, दूसरी पार्टी, वो कहते हैं, या उनके प्रशंसक और जिनको मैंने नाम भी दिया था, भक्त मिलते हैं, तो मुझसे अक्सर ये कहते हैं, बाकी सब तो सर ठीक है, आप गलत पार्टी में हो, आप जो है वो आज लोगों के थे ठीक नहीं हो। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं, जब अटल जी के विश्वास मत पर बहस हुई थी तो अटल जी ने भाषण देते हुए, आप तो उस समय कवर करते थे संसद को, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन से सुन रहा हूं कि अटल जी अच्छे हैं, पार्टी खराब है। तो भाई अच्छे अटल जी के लिए आप क्या निर्णय करने वाले हैं? बहुत जबरदस्त तालियां बजी और बहुत जबरदस्त लोग खुश हुए उस पर। तो अटल जी में वो सहजता है कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, स्वस्थ करे।
कि भारतीय राजनीति में जो समरसता खत्म हो गई है। यहां विपक्ष का मतलब विरोध हो गया है कि अगर आप कुमार विश्वास की पार्टी के खिलाफ हैं तो आप हर बात का विरोध करेंगे, आप उनके जीवन स्तर का विरोध करेंगे, आप उनके मुंह खोलने का विरोध करेंगे। अगर आप, अब मैं यूं बैठा हूं, मुझे इसमें सुविधा है, तो भक्त इसमें क्या लिखेंगे, देखो कितना अहंकारी है, दीपक जी को देखो कितने शालीन बैठे हैं, पैर ऊपर रख के बैठा हुआ है, बहुत ही बदतमीज, वो ऐसा लिखेंगे आपको। और जो आपके प्रशंसक है, जो आपकी पार्टी के विश्वास, देखो उसको आता है रॉक स्टार कैसे बैठता है, देखो दीपक चौरसिया भी नीचे पैर करके बैठा है, वो कितना अच्छा है। ये गलत, ये अतिवाद है। अच्छी बातों को स्वीकार करिए। दूसरी जगह जो अच्छे लोग हैं, सुरेश प्रभु मुझे पसंद है क्योंकि मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो इसलिए मैं सुरेश प्रभु की निंदा कर दूं। मुझे राजनाथ सिंह जी की कई बातें पसंद है, मुझे उनका लोगों से मिलना, जिस तरह से वो अपना कूल रखते हैं, गृह मंत्रालय में हो सकता है उनकी असफलताएं हैं, जेएनयू उनकी बड़ी असफलता है, इस पर मैं बोल रहा हूं, आपके सामने बोला है कि गृह मंत्री फेल हैं, लेकिन जो उनका कूल है वो तो आपको पसंद आएगा ना। अडवाणी जी की इतनी विद्वत्ता है, इतना पढ़ा है उन्होंने और इतना लंबा जीवन जिया है बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के, तो इसकी तो आप प्रशंसा करेंगे ना। आपको अतुल अंजान का तेवर पसंद है सीपीआईएम का, तो दक्षिणपंथी होने के बावजूद भी मुझे उनकी प्रशंसा तो करनी चाहिए। ये जो राजनीतिक सहिष्णुता है, इसका लोप भारत की राजनीति में हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से सकारात्मक युवा नेता के नाते और कार्यकर्ता के नाते अगर ये आए, मेरी पार्टी में आए, दूसरी पार्टियों में आए, तो शुभ संकेत होगा। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आपने किसको क्या क्या कहा? आपने किरण बेदी को किराए की कप्तान कहा। उनका तो किराया भी नहीं चुकाया भाजपा ने आज तक बेचारे। हमारी बड़ी दीदी है, कम से कम किराया देते हुए ने मणिपुर का राज्यपाल तो बना दो भाई, ऐसे क्या करो। नजीब जंग साहब को हटा के उन्हें बिठा दो, इससे बेहतर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा भी ठीक होता रहेगा। शाजिया इल्मी को आपने जयचंद कहा? नहीं, शाजिया को नहीं कहा, मैंने जरूर ये कहा कि हमारे कविता की पंक्ति कवि की, हमारे लखनऊ के कवि हैं कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। राहुल गांधी को आपने मंद बुद्धि कहा? वो तो सिद्ध भी करते रहते हैं, मेरे कहने से क्या होता है। आप प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते अपने कवि सम्मेलनों के अंदर। परिहास ऐसा उपहास हो, प्रधानमंत्री किसके हैं, भाजपा के कि हमारे? वो हमारे भी तो हैं, मतलब हद हो गई। 125 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, पहले वो मौन मोहन कह रहे थे और वो सब, तब सब चल रहा था, तब तो प्रधानमंत्री की अस्मिता आगे नहीं आई। अगर हम अब थोड़ा सा परिहास करें, और प्रधानमंत्री को इस पर कोई आपत्ति नहीं है मेरे ऐसा कहने में। मुझे आज तक प्रधानमंत्री ने 2 साल में नहीं कहा, मैं अभी उनसे मिला था, काफी देर तक चाय पी के मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर चुटकुले सुनाना बंद कर दे, मस्ती करना बंद कर दे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। भक्तों के कहने से क्यों मानूं, जब भगवान बोल देगा उनका तब मान लूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आप अब कुमार भाई से क्या जानना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं? पहला सवाल और पहली फरमाइश आपसे। आप मनीष जी का फ्रेंड है और बचपन से ही है, लेकिन अब क्या राज है ये आपकी बॉडी के, ये पहले बताइए आप। आपको पहले तो मैं रहस्य उद्घाटन करूं कि मनीष मुझसे 1 साल छोटा है। मैं मनीष से बड़ा हूं। हाँ, मनीष छोटे हैं और हम लोग पहली क्लास में एक साथ एडमिट होने के लिए गए। उनके पिताजी और मेरे पिताजी हम दोनों को स्कूल में जमा कराने के लिए गए। उस जमाने में जमा कराया जाता था, एडमिशन नहीं कराया जाता था। माँ बाप छोड़ के भाग आते थे कि अब तू पिटता कुटता रहे। सकारात्मकता भी है और कुछ बॉडी साइज भी ऐसा है। मनीष पहले से ही ऐसे है, कूल एकदम, और कोई लड़ाई झगड़ा हो उसमें भी शांति मतलब रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा पहले से चंचल हूं और कई बार मेरी मूर्खताओं को और मेरी चंचलता को उन्होंने अपनी गंभीरता से संभाला भी है, चाहे राजनीति हो, आंदोलन हो, चाहे मेरा निजी जीवन भी हो। थैंक यू। तो मैं सौभाग्यशाली हूं, कुछ जैसा दोस्त मेरा था। थैंक यू सर। आप भाई साहब। Sir, first of all, namaste. नमस्ते जी। And sir, I'm a very big fan of yours. And आप हिंदी में भी प्रशंसक है ना मेरे? नहीं सर, मैं हिंदी में नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरी हिंदी आपके सामने बहुत ज्यादा लो है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं नहीं करूंगा। कोई दिक्कत। अंग्रेजी भी अच्छी थोड़ी होगी। नहीं इतनी है, थोड़ी बहुत है सर। चलिए पूछिए। सर, द थिंग इज कि आप ना मेरे ड्रीम पर्सन हो, इस वजह से मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपकी अपनी थिंकिंग के हिसाब से एक सक्सेस का एक शॉर्ट फिल्म क्या होगी? देखिए, सफलता इस पर निर्भर है कि आपने सफलता का मानक क्या मान रखा है। जब मैं इंजीनियरिंग से फरार हुआ और मैंने अपने पिताजी से कहा मैं कविता लिखूंगा, तो मेरी बड़ी बहन जो प्रोफेसर है, उसने प्रोफेसर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि करेगा क्या, कविता कहां बिकेगी बता, इंजीनियर बनेगा तो ठीक से नौकरी करेगा। तो मैंने उसको एक जवाब दिया था उस समय जब मैं 16 साल का था, 17 साल का, वो आज तक मेरे साथ है। मैंने कहा कि गाऊंगा, और ये देश ऐसा है कि किसी के भी दरवाजे पे मन से गाऊंगा तो खाना तो खिला ही देगा। अगर आपकी सक्सेस का मानक आपका इतना था कि पेट पर रोटी मिल जाए और मैं आराम से सो जाऊं, कहीं किसी जगह पे सो जाऊं, तो फिर आपकी सक्सेस, उसके बाद जो कुछ भी मिल रहा है वो सरप्लस है। एक पंक्ति याद रखना, साधन में आनंद नहीं है, साध्य में आनंद है, मंजिल में आनंद है,
व्हीकल में आनंद नहीं है। जब तक मां सीता भगवान राम के पास थी, उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, और जब सोने की लंका में बैठी थी तो राम राम जप रही थी, राम चाहिए था। कुमार भाई, आजकल जो देश का माहौल है उसमें एक देशभक्ति की आपकी कविता की बड़ी जरूरत है। आप अगर तिरंगा सुनना चाहते हैं तो उसकी भी 4 लाइनें सुनाता हूं, सुनिएगा, लेकिन आप थोड़ा जाग कर बैठेंगे, थोड़ा उत्साह से बैठेंगे, इतना तो कट जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। एडिट होने पे यही आएगी आपका मुस्कुराता हुआ, आपकी तालियां देते हैं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब, कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा, गाइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, भारत माता की। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये कविता आपने किसको याद करके लिखी थी? आज थोड़ा साफ साफ इसका खुलासा होना चाहिए कुमार भाई, कौन था आपके जेहन में? ब्रेकिंग बन सकती है, बड़ा खुलासा कुमार विश्वास पर। मैं जब पढ़ता था तो मैं जिनके प्रेम में था तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो गर्ल्स कॉलेज था, वहां मिलने जाना बहुत मुश्किल काम था और मुझे बड़ा मना किया गया कि ये मत करना, बिल्कुल मत आना किया था। ये मन के गांव में एक शाम कुमार विश्वास के नाम। आपके मन का गांव कैसा है? क्या इसमें स्वराज है या फिर राम राज्य है? देखिए, जो राम राज है वो स्वराज है। राम राज्य स्वराज की ऐसी बड़ी पूर्व पीठिका है। स्वराज में तो फिर भी आप सर्वे करा रहे हैं, सैंपल सर्वे करा रहे हैं, मोहल्ला सभा करा रहे हैं। राम राज्य तो यह है कि इक्ष्वाकु, रघु, अज, दिलीप, नहुष, दुष्यंत के खानदान में पैदा हुए भारत के सबसे बड़े सूर्यवंशी सम्राट अपने घर में टहलते हुए रावण को पराजित करने के बाद एक धोबी की बात सुन के प्राणों से प्रिय पत्नी से कहते हैं कि आप राजमहल से बाहर रहिए। ये स्वराज का पहला स्टेप है, स्वराज की सबसे बड़ी बात है। तो ये जो राम के नाम पर जिन्होंने नौटंकी की, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पिताजी की किसने नहीं खाई? राम की खाई, क्योंकि पता है झूठी कसम है पिताजी मर जाएंगे, राम तो हजार हमारे जिंदा रहेंगे। तो राम राज्य अगर सचमुच, क्योंकि पता है झूठी कसम है पिताजी मर जाएंगे, राम तो हजार हमारे जिंदा रहेंगे। तो राम राज्य अगर सचमुच अंदर है तो स्वराज तो अपने आप आ जाएगा। स्वराज तो उसकी बाद की क्रिया है। पहली तो राम राज्य और उसके बाद राम राज्य का ही पर्यायवाची स्वराज है। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये कविता आपने किसको याद करके लिखी थी? आज थोड़ा साफ साफ इसका खुलासा होना चाहिए कुमार भाई, कौन था आपके जेहन में? ब्रेकिंग बन सकती है, बड़ा खुलासा कुमार विश्वास पर। मैं जब पढ़ता था तो मैं जिनके प्रेम में था तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो गर्ल्स कॉलेज था, वहां मिलने जाना बहुत मुश्किल काम था और मुझे बड़ा मना किया गया कि ये मत करना, बिल्कुल मत आना। तो वहां कॉलेज के अंदर एक अमरूदों का बाग था जिसमें से वार्षिक अमरूद तोड़ने का ठेका छुटता था। वो एक खां साहब थे, बड़े बुजुर्ग, मुश्ताक चचा। तो मैंने मुश्ताक चचा को उस जमाने में अपनी शायरी वायरी से, बातचीत से गालिब सुना के पटाया कि कभी कभी मैं आ जाया करूंगा। तो मैं मुश्ताक चचा से मिलने के लिए जाना चाहता था। मैं पहुंच गया वहां और मैंने उन्हें वहां बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम अजीब पागल आदमी हो, जैसे किसी को पता चल जाएगा तुम यहीं आ गए। तो मैंने कहा यार अजीब बात है, मैंने इतनी मेहनत की, इतने शेर याद करके चचा को सुनाए, इनको मैंने बीड़ी पिलाई और ये पागल कह रही है। बाहर लौटा तो बड़ा अजीब सा लौटा, तो एक आदमी से टकरा गया अपने स्कूटर तक पहुंचते हुए। उसने मुझसे कहा बे दीवाना है क्या, देख नहीं रहा है? तो मेरे को लगा यार अजीब मोहब्बत चीज है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। तो ये पहली लाइन मैंने कही कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। फिर मेरे मन में आई कि नहीं, मेरी बेचैनी तो उसे पता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। उस समय लिख दी गई, बाद में पूरी जनरेशन ने गा दी। ये सब डेस्टिनी डिजाइंड है, इसमें कोई महान कविता नहीं है कि बहुत बड़ा तुलसीदास नुमा काम नहीं हो गया, बहुत साधारण कविता, लेकिन लोगों ने पसंद कर ली, अच्छी बात है। लोगों का प्यार है, टाइम जज करेगा। हाँ, टाइम जज करेगा। ये आप जज नहीं कर सकते कि ये कविता कितनी बड़ी है। अच्छा, आप मेरी बात तो टाल सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों की बात नहीं टाल सकते। टाल सकते हैं क्या? नहीं।
तो ये कह रहे हैं कि आप कुछ लाइनें कोई दीवाना कहता है, वो इतना ज्यादा मैंने सुना दिया है कि मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, फिर हम पंजाबी पे भी आएंगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर हमको पूछना पड़ेगा कि आप पंजाब में कितनी पॉलिटिकल मीटिंग्स करने वाले हैं। चलिए मैं आपको सुना देता हूं, उनमें से 4 लाइनें आप सुनीजिए म्यूजिक के साथ। नहीं अरे बिना म्यूजिक सुना देंगे, बिना म्यूजिक सुना देंगे, आप बस कॉर्ड ये रखिए। नहीं सुना देता हूँ। म्यूजिक के पैसे दिए मैंने आपको नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो म्यूजिक वाले को दे दिए कि मेरे क्यों नहीं दिए। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया, वहां करिए यही पेमेंट है। मगर धरती की बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा सुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा कुमार भाई, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जानना चाहता हूँ, क्या आप ये गाने की प्रैक्टिस करते हैं, कोई रियाज करते हैं? नहीं अरे सर, मैं जिस घर में पढ़ा हूं वहां अगर थोड़ी सी जोर से गाना गा दो तो पिताजी पीछे से आके गाली बकते थे, मिरासी बनेंगे आगे बड़े होकर। आप क्या बात कर रहे हैं? वहां तो रेडियो था, रेडियो बुश का रेडियो था, वो 2 बार चलता था। सुबह मेरी माँ जब काम कर रही होती थी तो ब्रज भारती चलती थी, एक ब्रज भारती आती थी, उसमें सोम ठाकुर जी की कविता आती थी, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। और शाम को मेरे पिताजी जो है वो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तबसरा और खबरें सुनते थे। नमस्कार, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। फिर बीए के पहली साल से मैं और मनीष हम दोनों रेडियो में काम करने लगे। हम पिलखवे से बस पकड़ के आते थे और हम रेडियो में 64 रुपए डेली पर काम करते थे। 10 दिन केवल महीने में काम करने का अवसर मिलता था। और मुझे आज भी याद है, युवाणी में एक शोभा जी होती थी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, मैंने बहुत सारे मनभावन महफिल ये सब छाया गीत प्रस्तुत किए। तो गाना तो हमारे यहां निषिद्ध भाव था, मतलब कि गा कैसे सकते हो। तो ये तो जो कंठ में, वैसे ही मां ने जो लोकगीत गाए जो घर में सुने मैंने, मेरी मां बहुत अच्छा गाती हैं, उनके कंठ में है सरस्वती, तो उनसे जो मिठास आई मेरी। और आज भी मैं देखता हूं, कई बार मैं कविताएं लिखता हूं तो उनमें कई धुन उनकी दी हुई हैं जो उन्होंने कभी कोई गाना गाया होगा। और मुझे आश्चर्य होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार कजरारे सुना तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि मैंने अपनी मां से ये भजन बचपन में सुना था, कजरारे रे बिहारी तेरे नैना, बिहारी तेरे नैना, बनवारी तेरे नैना, कजरारे रे कजरा। मैंने सुना कजरारे तेरे नैना तो मुझे लगा गुलजार साहब ने ये बिल्कुल लोकगीत को एक फिल्मी स्टाइल में प्रस्तुत किया, तो उनका बड़ा आशीर्वाद रहा, उनका लोक मन मेरे अंदर गया। मुझे आप ये बताइए कि कुमार विश्वास को पहली बार इश्क कब हुआ था, किस उम्र में हुआ था? नहीं, किससे हुआ था ये नहीं पूछ रहा हूं भाई, ये नहीं पूछो ना। देखिए, इस वक्त तो मैं 2 ही चीजों के इश्क में हूं, एक अपने मुल्क के इश्क में हूं, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, शुरू से बहुत जबरदस्त तरीके से गिरफ्तार हूं। और एक मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपनी पत्नी का बहुत कर्जदार हूं। मतलब मेरे जीवन में जो सबसे खूबसूरत चीज बहुत पिछले 2 दशकों में घटित हुई वो मेरी पत्नी है। उसने मेरे ब्रांड बनने में मेरी बड़ा सहयोग किया है। उसने खराब वक्त में मुझे जिस तरह संभाला है वो शायद ही कोई कर पाया है, शायद ही, क्योंकि आज लोग कुमार विश्वास को जानते हैं। उसने इश्क किया था विश्वास कुमार शर्मा से, जो उसके कॉलेज में उसके साथ लेक्चरर था, पढ़ाता था, तो उसका बलिदान, उसका योगदान ज्यादा है। और इश्क मुझे पहली बार हुआ जब मैं बीए की दूसरी ईयर में था, सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में था, तो उस वक्त इश्क हुआ। उसका भी बड़ा आभार है कि उसकी वजह से मैंने इतनी सारी कविताएं लिखी और मैं उस माहौल में पैदा हुआ जहां मिलना जुलना निषेध था। और उसने मुझसे कहा कि मुझसे मिलोगे नहीं आप, तो मैंने कहा मिलेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, खत लिखेंगे। उसने कहा नहीं, चिट्ठी भी नहीं लिखोगे। मैंने कहा ये बड़ा अजीब तरह का प्रेम हो रहा है, ना मिलेगी ना चिट्ठी लिखने देगी। तो उसने कहा कि आप तो पोइट हो, जब भी आपको मुझसे कुछ कहना हो आप एक कविता लिखना। और मैंने उस जमाने की जितनी कविताएं लिखी वो सब उसके नाम खत हैं एक तरीके से। और बाद में मैंने जॉन एलिया का शेर सुना कि यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, दिल के डाकिए के पास, यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किस के लिए पैगाम है, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। वाह, तो ये सारे खत उसी के नाम है जो आज तक लिखे जा रहे हैं। तो एक ऐसी कविता हो जाए जो आपके दिल के बड़े करीब हो और आप आज
इनको ना देखें, हमको ना देखें, सिर्फ उनको याद करें। मैं आप एक गीत सुनाता हूं, बहुत कम पॉपुलर है, किसी ने भी नहीं सुना, वो सुनाता हूं कि मन तुम्हारा हो गया तो हो गया, मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। सुनिएगा कि लाख नाचे मोर सामन, लाख तन का सीप तरसे, लाख नाचे मोर सामन, लाख तन का सीप तरसे, कौन जाने किस घड़ी तपती धरा पर मेघ बरसे, अनसुने चाहे रहे तन के सजग शहरी बुलावे, प्राण में उतरे मगर जब सृष्टि के आदिम छलावे, बीज बादल बो गया तो बो गया, मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। ये मेरे ड्राइविंग सॉन्ग्स हैं, मतलब मैं बहुत कम गाड़ी चलाता हूं, लेकिन अगर गाड़ी खुद चला रहा हूं तो ऐसे गीत हैं जो बाहर नहीं सुना सकता। मैं जानता हूं इन पे तालियां बहुत नहीं बजती, लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन अच्छा लगता है मुझे खुद गाना है। कुमार जी, लोग कहते हैं कि आपका अंदाज बयां बिल्कुल बिल्कुल अलग है। मतलब आप एक ट्रूली, न केवल आप सरस्वती के वरदान है, बल्कि आप किसी भी चीज को जब कंडक्ट करते हैं, किसी भी चीज को जब सुनाते हैं, तो उसमें ऐसी लय पैदा कर देते हैं जैसे आप एक कविता सुनाते हैं और 10 लतीफे हो जाते हैं, चुटकुले हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी शुरुआत आपने कैसे की और किस आधार पे इन जुमलों को बनाया? ऐसे ही मैंने तय किया कि मैं चुटकुला नहीं सुनाऊंगा। चुटकुला सब सुनाते थे, और अगर चुटकुला किसी को याद है तो फिर ताली नहीं बजेगी। जैसे एक बार एक आदमी रात को दारू पी के घर पे पहुंचा, उसकी पत्नी ने उससे कहा, ये सबको याद हो गया चुटकुला। तो मैंने कहा ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, बीच में से कोई आदमी उठा और वो जाने लगा, तो मैंने उसको कमेंट किया कि आप जिस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ईश्वर उसका फल आपको कभी प्रदान ना करे। तो इस पे लोगों की तालियां, जैसे ये लोग हंस पड़े, तालियां बज गई, ऐसी तालियां बज गई, है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा नीचे कूदने लगा, तो ये पूछने के बजाय कि ये बच्चा किसका है, इसको थोड़ा मैंने साहित्यिक कर दिया कि ये किस लेखक की पांडुलिपि है, इसे सुरक्षित कर लें। अब वो 12 बजे बच्चा कूद रहा है, तो माँ बाप शर्म की वजह से आ नहीं रहे। मैंने कहा जिसकी भी किताब है अकेली पुस्तक होगी, क्योंकि इतने बजे तक जागता है तो दूसरी किताब की तो भूमिका भी नहीं लिखने दे रहा होगा। तो इससे एकदम लोगों को अच्छा लगने लगा कि अरे वाह अच्छा है। और ऐसे तात्कालिक कमेंट बहुत हुए, नेताओं को लेके बहुत हुए उस जमाने में। और मुझे आश्चर्य होता है कि देखिए, जब मैं केवल कवि के रूप में पढ़ रहा था, ये सारे नेता, लालू यादव हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी पर हों, और मनमोहन सिंह पर इतने जुमले हों, सोनिया जी पर इतने जुमले हों, जो राष्ट्रीय बोझ हैं जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा उनके खिलाफ जितने जुमले हों, प्रधानमंत्री जी से इतनी मस्ती मैंने की है कि नरेंद्र भाई के यहां जब मैं कवि सम्मेलन में जाता था, मैंने माइक से उनसे वो मजाक किया कि मैं आज कर दूं तो भक्त मेरे घर में आग लगा दें। लेकिन उस समय वो भी हंसते थे, बाकी लोग भी हंस रहे होते थे, तालियां बजा रहे होते थे। जैसे मुझे याद है कि अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हुआ, सरदार पटेल स्टेडियम में, नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे। एक हमारी कवित्री है मंचों की, मोनिका, उन्होंने एक लड़कियों के महत्व पर एक कविता सुनाई, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह चुके थे कि हम बेटियों की शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने बताया तो उन्होंने सोचा कि तात्कालिक मौका है, अपनी 4 पंक्तियां सुना दो। तो उन्होंने पंक्ति सुनाई कि हमसे ही सजती हैं फुलवारियां और हम ही महकाती हैं, बनाती हैं तुम्हारे घर में पुरवाइयां। और उसमें लाइन ये थी दीपक जी कि हम ना होते अगर मोनिका बता तो गूंजती घर में कैसे ये किलकारियां। मतलब उन्होंने कहा कि मां ना होती तो बच्चे कैसे पैदा होते। और इस पे मुख्यमंत्री जी ने भी हाथ उठा के ताली बजाई, वीडियो है वो। अब मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा यार अजीब बात है, सीएम साहब आपने भी ताली बजा दी, कोई बात हुई नहीं कि हम ना होती अगर तो मोनिका बता गूंजती घर में कैसे किलकारियां। अब मैं ऐसे पलट के यूं ही पढ़ दूं कि हम ना होते अगर तो मोनिका बता गूंजती कैसे घर में ये किलकारियां। मैंने कहा ये कोई यूरेनियम थोड़ी है कि आप जर्मनी से ले लोगे कि रशिया से ले लोगे, ये तो पारस्परिक है भाई, आपके रहना भी पुरुष का रहना भी जरूरी है। तो वो बेचारे नीचे देखने लगे और लोग हंसने लगे। तो कुमार भाई, हाल ही में मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूं, सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूं, हाल ही में मुझे मालूम पड़ा कि आप एक पंजाबी में गीत लिखने लगे, परफॉर्म करने लगे। आप पिलखुआ के रहने वाले, वहां की भाषा अलग, बोली अलग, कल्चर अलग, और एकाएक पंजाबी में, क्योंकि किसी दूसरी लैंग्वेज को अपना लेना इतना आसान नहीं।
पंजाबी जो है वो दिल की जबान है, अगर आपने उससे दिल लगा लिया तो वो आपको आ जाएगी आराम से। तो मैंने श्रीगंगानगर में नौकरी की थी 1 साल, कॉलेज में मैं पढ़ाता था, और मेरे सारे विद्यार्थी पंजाबी बोलने वाले थे, तब का मुझे थोड़ा याद था। और मेरा महबूब शायर जो है, साहिर के साथ मजाज के साथ जो तीसरा शायर जिसने मैंने वो रुलाया, जिसने मुझे पसंद आया, वो पंजाबी था, शिव बटालवी। तो अभी मैंने एक गाना पंजाबी में लिखा, मैं सुबह सुबह नहाने जा रहा था और मैं लौटता हुआ आया तो मैंने उसकी पहली लाइन गाई। तो पहली लाइन जब मैं गा रहा था मुझे अच्छा हैंगओवर चढ़ा, तो मेरी बेटी ने, छोटी ने मुझसे कहा ये किस फिल्म में है, वेरी क्यूट, किस फिल्म में है? मैंने कहा फिल्म में नहीं है, मैंने एक लाइन लिखी है, मैं ऐसा गाना, ऑसम, लिख दो आप इस ट्रैक को, पॉपुलर होगा। फिर मैंने वो लिखना शुरू करा, 1-1.5 महीने अंदर पका और अब वो गीत बन गया। वो गीत इस बात पर है कि जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, नवा शहर के थोड़ी दूर पर खटखड़ कला गांव है, वहां पैदा हुए सरदार किशन सिंह जी और माता प्रकाश कौर के घर में। उस दिन किसी को हिंदुस्तान में पता नहीं चला कि एक बच्चा भी पैदा हो गया। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बच्चे पैदा हुए होंगे उस दिन, किसी को पता नहीं चला। लेकिन जिस दिन वो गए दुनिया से, उस दिन के बाद से हिंदुस्तान की माओ ने ख्वाब देखा कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। तो मैं ये सोचता हूं कि किसी का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। आप जाने के बाद कैसे याद रखे जाएंगे, यह महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस पर एक गीत लिखा उनके लिए, उसका एक बंद मैं आपको सुना देता हूं, सुनिएगा। कि सरदार किशन दा पूत, राजमाता प्रकाश दा जाया, धन्य बाग खटकड़ कला तो जग में प्रकाश को आया। कि झेलम दिया लहरां बोल, झेलम दिया लहरां बोल थी, झेलम दिया लहरां बोल थी, झेलम दिया लहरां बोल थी, गजला दिया बहरा बोल थी, गजला दिया बहरा बोल थी। पिंडा विच उठी पुकारा जद खुद शहरा शहरा बोल थी, पिंडा विच उठी पुकारा जद खुद शहरा शहरा बोल थी। सोए मुल्क विच बलिदान आता, सोए मुल्क विच बलिदान आता, शुरू किया जगराता। होए होए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वड्डे परा साडे, साडी एक है भारत माता। होए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। आजादो परवाना बोला, आजाद गाइए, आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला। झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली। जद शाह जफर दी सास आखरी हर आनी जानी बोली, जद शाह जफर दी सास आखरी हर आनी जानी बोली। लंदन तक तखत हिला आखिर, लंदन तक तखत हिला आखिर, सुखदेव राजगुरु नाल जदों दिल्ली विच पाग बसंती पा गुरुआ दी गुरबाणी बोली। दिल्ली विच पाग बसंती पा गुरुआ दी गुरबाणी बोली। दिल्ली विच पाग बसंती पा गुरुआ दी गुरबाणी बोली। मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, साध करे हर मोटा। भगत सिंह वे, मेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे, मेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वड्डे परा साडे, साडी एक है भारत माता। होए वीर भगत सिंह वे, मेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे, जो बोले सो बिहार। चलिए एक आखिरी चीज, हम आपको शुक्रिया करते हैं, आपने हमको इतना वक्त दिया। और कुमार जी, हम विश्वास करते हैं कि आप मां भारती की सेवा करते रहेंगे और मां सरस्वती का आशीर्वाद ऐसे ही आप पर बना रहे। चलते चलते कुमार विश्वास के एक गीत के साथ हम खत्म करना चाहेंगे जो आपके दिल के बेहद करीब हो, चाहे वो फिल्म से लिया हो, चाहे कहीं और से लिया हो, लेकिन आपके दिल के करीब हो, लेकिन आपकी रचना ना हो। अच्छा, जो मेरी रचना हो ये बात। मैं एक गीत बहुत गाता रहा हूं, मैं वो सुनाता हूं, आपको भी उसका ट्रैक याद होगा। बुझा दो आग दिल की, या इसे खुल कर हवा दे दो।
जो दिल का मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है तुम हमें इतना पता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। कुमार जी, और चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि ये कौन है जिसके बिना आपका सफर कटता नहीं है। हमारे गीतकार थे स्वर्गीय भारत भूषण जी। उन्होंने 76 साल की उम्र में एक पंक्ति लिखी, 76। देखिए आप उस गीत की लाइन याद रखिए सदा, कवियों के लिए सदा याद रखिए। कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें ही कोई दर्द तुम्हारा भी होगा। तो ये तो अगले जन्म में तय होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुमार विश्वास। संवाद में अगले हफ्ते एक नई हस्ती के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।